कॉन्सेप्ट हमने सारा कर चुके हैं डिबेंचर्स का डिस्कस। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज करेंगे मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू किताब का। बाकी अगर किताब नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेना। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले, आलोक लिमिटेड इशूड 7,000, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच। तो एक कंपनी ने 7,000 डिबेंचर्स 500 ईच रुपए के इशू करे हैं एट ए प्रीमियम ऑफ ₹50 पर डिबेंचर, जिसमें कितने रुपए का प्रीमियम वो ले रही है इशू का? 50 रुपये पर डिबेंचर। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इस लाइन का मतलब ये है कि कंपनी कितने रुपए एक्स्ट्रा देगी, 10% एक्स्ट्रा देगी। इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? अपने मुंह से बोलो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यानी कि जब रिडीम करने का दिन आएगा, यानी कि रीपे करने का दिन आएगा, तो उस रीपे करने वाले दिन पर कंपनी 10% प्रीमियम देगी। तो 10% प्रीमियम का मतलब हो गया, अगर 500 रुपये का एक डिबेंचर है, फेस वैल्यू अगर 500 रुपये है, तो आप 500 रुपये का 10% कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो कितना आएगा? 50। तो एक तरह से 50 रुपये पर डिबेंचर कंपनी प्रीमियम देगी ऑन रिडम्पशन। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आफ्टर 5 ईयर्स, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, ₹200 वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो देखो 500 रुपये का डिबेंचर था, तो 200 रुपये कंपनी कब मंगवा रही है? ऑन एप्लीकेशन। एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो बताओ अलॉटमेंट पे कितना बैलेंस बच गया? 300, क्योंकि 500 फेस वैल्यू है, तो 200 पेबल ऑन एप्लीकेशन लिखा है, तो बैलेंस कितना बच गया ऑन अलॉटमेंट। तो अगर क्वेश्चन की मैं पहले नॉर्मल चित्रकारी करके समझाऊं, तो इसका मतलब हमारा डिबेंचर कितने रुपए फेस वैल्यू का है? 500, और कंपनी उसको इशू कर रही है 50 रुपये के प्रीमियम पर। और कंपनी जो है इस 500 रुपये को कैसे कैसे मंगवा रही है? 200 रुपये मंगवा रही है ऑन एप्लीकेशन, और बैलेंस कितने रुपए बच गए? 300 रुपये मंगवा रही है ऑन अलॉटमेंट। तो प्रीमियम बताओ किसके साथ चिपकाएंगे? अलॉटमेंट के साथ। तो ये इसका बेसिक डायग्राम हो गया। बाकी 7,000 डिबेंचर्स हैं जो कंपनी ने इशू करे, फिर उसको हम अभी जर्नल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले नंबर 1 जर्नल एंट्री लिखे मेरे साथ, और अगर किसी को आती है तो ओरली बोलते रहो। तो एप्लीकेशन की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें कितने रुपए लिखने हैं आपको? 7,000 डिबेंचर्स हैं और 200 रुपये एप्लीकेशन के हैं, तो कितना हो गया? 14 लाख रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 14 लाख रुपए। क्लियर? फिर सेकेंड एंट्री क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 14 लाख रुपए टू क्या? हाँ, कितने परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर है, तो आपकी एंट्री बन जाएगी टू 10% डिबेंचर अकाउंट। तो ये हो गई एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां। क्लियर? याद आ गया? फिर अलॉटमेंट की एंट्री क्या करते हैं? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 7,000 डिबेंचर, और कितने रुपए है? 350। वेरी गुड। फिर उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। इसमें लिखते हैं क्या? फेस वैल्यू, यानी खाली 300 रुपये, और टू
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसमें लिखते हैं क्या, प्रीमियम। तो ये याद आ गया सबको, फेस वैल्यू अलग लिखना है, प्रीमियम को अलग से क्रेडिट में लिखना है। तो प्रीमियम मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 3.5 लाख, 10% डिबेंचर भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 21 लाख। तो डिबेंचर अलॉटमेंट बताओ कितना हो गया, 2450। तो 24,50,000 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, तो एंट्री समझ आ गई आपको अलॉटमेंट की भी। और फिर फोर्थ एंट्री, लास्ट एंट्री अलॉटमेंट के पैसे मिलने की क्या होती है, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट 24,50,000 टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो, तो सारी एंट्री कंप्लीट हो गई, क्योंकि उसने कहा था कि हमारा 500 रुपये का डिबेंचर है, 50 रुपये के प्रीमियम पर इशू करा, 200 रुपये एप्लीकेशन पर मांगे हमने और 300 रुपये बैलेंस अलॉटमेंट पर मांगे हमने, 50 रुपये उसी के साथ प्रीमियम था। ठीक है सर, तो कंप्लीट हो गया, आंसर कंप्लीट। क्षितिज भाई 5 नंबर पक्के। चलो, तो ऐसा बच्चों को लगता है, वेरी गुड। तो भाई सवाल में मेन कहानी तो बची हुई है जो सिखाई थी, हम कितने रुपए का प्रीमियम भी दे रहे हैं रिडम्पशन पर, 50 रुपये पर डिबेंचर का आप प्रीमियम भी तो दे रहे हो ना रिडम्पशन पर, ये लिखा था, ये देखो, इसलिए अलग से मार्क कर लिया था। तो जब आपको ये पता होता है कि हम प्रीमियम भी दे रहे हैं रिडम्पशन पर, तो आपको सिखाया था कि इसको हम फिर अपनी एक नॉन करंट लायबिलिटी की तरह क्रेडिट साइड पर शो करते हैं, और जितने अमाउंट से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट साइड पर शो करते हैं, उतना ही कॉरस्पॉन्डिंग हम अपने नुकसान को, यानी कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट साइड पर भी शो करते हैं। तो ये आप भूल गए। तो अब जो अलॉटमेंट की एंट्री होती है, उस एंट्री के अंदर ये बातें रिप्रेजेंट हमें करनी पड़ती है। तो मैं लाल कलर की स्याही से ये बातें आपको करके दिखा देता हूँ। तो यानी कि एंट्री नंबर 3 में पहले मैं क्रेडिट साइड पर चिपका रहा हूँ टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसका मतलब है ये मेरी एक नॉन करंट लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि भाई मैं 7,000 डिबेंचर्स को 50 रुपये एक्स्ट्रा भी दूंगा, तो 3.5 लाख रुपए मैं क्या कर रहा हूँ, उनको एक्स्ट्रा दूंगा। तो ये मेरे लिए हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और जितने रुपए का ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मैं लायबिलिटी क्रिएट करता हूँ, उतने ही सेम रुपए से मुझे अपना आज एक नुकसान भी बुक करना है। तो उस नुकसान को कहते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3.5 लाख। तो अब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि अब आपने एंट्री कंप्लीट सही करी है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो अब आप नोट कर लो। अब करते हैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्का लिमिटेड इशूड 5,000, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच। तो इस बार कंपनी ने 5,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं ऑफ 1,000 रुपये ईच के। तो 1,000 रुपये क्या है, एक तरह से फेस वैल्यू एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। इसका मतलब कंपनी इस बार डिबेंचर्स कैसे इशू कर रही है, डिस्काउंट पर, 10% के डिस्काउंट पर। जैसे पिछले सवाल में प्रीमियम पर इशू कर रही थी, तो इस सवाल में डिस्काउंट पर इशू कर रही है। तो 10% का मतलब हो गया कितने रुपए, 100 रुपये। क्योंकि अगर फेस वैल्यू है 1,000, तो 1,000 का आप 10% निकालोगे तो 100 आ गया। फिर वो आगे लिख रहा है रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो बच्चे बताएंगे इससे आप क्या समझे कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आप कितने रुपए दे रहे हो, 50। वेरी गुड, क्योंकि 5% कह रहा है हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी देंगे, तो इसका मतलब 50 रुपये पर डिबेंचर आप एक्स्ट्रा भी पे करोगे। तो क्लियर होगी लैंग्वेज। फिर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, कह रहे टर्म्स ऑफ इशू के तहत 500 रुपये वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो 1000 में से 500 रुपये तो एप्लीकेशन पर ले रहे हैं हम, एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो बैलेंस कितना बच गया, 1000 रुपये का अगर डिबेंचर है, 500 एप्लीकेशन पे लिए, तो 500 ही बच गया। ठीक है, 500 ही बच गया। बाकी डिस्काउंट कब माना जाएगा, एप्लीकेशन पे कि अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे। तो क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो डिस्काउंट हम मानते हैं अलॉटमेंट पे। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। तो इसमें भी हमको 4 एंट्रीज करनी है। ठीक है,
आइए तो फटाफट कर लेते हैं। कोशिश करो इस बार आप मेरे को हराने की कोशिश करो, मेरे से जल्दी करके दिखाओ जो आप कर नहीं पाओगे वैसे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो भाई 5000 डिबेंचर इशू करे और एप्लीकेशन है 500 रुपये की, तो कितना हो गया ये 25 लाख। उसके बाद सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन की, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 25 लाख टू 10% डिबेंचर अकाउंट, कितने रुपए 25 लाख। तो एप्लीकेशन की एंट्रीज तो कंप्लीट। फिर उसके बाद अलॉटमेंट की थर्ड एंट्री, बताओ क्या। अलॉटमेंट की थर्ड एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बताओ अलॉटमेंट पे कितने रुपए लोगे आप 400 रुपये सिर्फ। बताओ मैंने 400 ही क्यों लिया, हाँ क्योंकि 100 रुपये का जो डिस्काउंट भी था ना, 100 रुपये का तो डिस्काउंट भी था, तो डिस्काउंट आपको सिखा रखा है कि क्या करना है हमको, डेबिट करना है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी कि जो 100 रुपये का डिस्काउंट है वो आपको डेबिट करना है 5 लाख रुपए। और 10% डिबेंचर अकाउंट 25 लाख। और उसके बाद चौथी एंट्री पैसे मिलने की, वो सिंपल हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 20 लाख। चलो सर एंट्रीज कंप्लीट, 5 नंबर पक्के, ठीक है। रिडम्पशन का क्या लिखना है, ठीक है। तो इसमें अब याद रहेगा ना आपको, अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना, क्योंकि सवाल के अंदर हमें पता है कि हम 50 रुपये पर डिबेंचर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। तो आपको अब थर्ड एंट्री के अंदर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को पहले एक नॉन करंट लाइबिलिटी की तरह लिख लो क्रेडिट में। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5000 डिबेंचर्स इंटू 50 यानी 2.5 लाख, और जितना आप प्रीमियम बुक कर रहे हो उतना ही आपको क्या भी डेबिट में बुक करना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 50 रुपये, 2.5 लाख। तो बेसिकली ये आपकी एंट्री अब कंप्लीट हुई है। समझ गए बात, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो वो तो मैं पूछने वाला था आपसे, तो आपको वो पता है मतलब पहले से, ओके। तो डिस्काउंट को हटा दें फिर, ठीक है। तो बच्चे होशियार हो गए हैं। तो अब आपको ये याद ही होगा कि जब डिस्काउंट और लॉस अगर आ रहा होता है तो हम डिस्काउंट को कहाँ मर्ज कर देते हैं, लॉस के साथ ही। तो मैं 5 लाख का जो डिस्काउंट की फिगर थी उसको लॉस के 2.5 लाख में ही जोड़ दूंगा। तो टेक्निकली अब मेरे को लॉस ऑन इशू कितना लिख लेना चाहिए, 7.5 लाख, ठीक है। तो डिस्काउंट और लॉस को मर्ज करके हम खाली लॉस के नाम से ही शो करेंगे। तो अल्टीमेट फाइनल एंट्री जो आपकी बनेगी थर्ड वाली वो ये बनेगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये हमारी सिर्फ इशू की एंट्रीज हो गई। बेसिक सवाल 2 कि कैसे इशू की एंट्री करनी है, तो बेसिक क्लियर हो गया। अब करते हैं एक वेंडर वाला सवाल डिस्कस आपके साथ। तो जैसे डिबेंचर्स हमने इशू कर लिया कैश पर, वो तो सिंपल हो गया। अब हम डिबेंचर इशू करेंगे किसको, वेंडर को। तो इसका ये सवाल पढ़ लेते हैं। नीरज लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइज ऑन 1 अप्रैल। तो नीरज लिमिटेड ने अजय एंटरप्राइज का बिजनेस टेक ओवर करा। द डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी टेकन ओवर आर। तो हमने क्या क्या टेक ओवर करा, जैसे इसमें लिखा है सबसे पहले बिल्डिंग,
तो बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 20 लाख, लेकिन एग्रीड वैल्यू है 35 लाख। एग्रीड वैल्यू का मतलब है कि जब हम टेक ओवर करते हैं तो टेक ओवर करने के टाइम पर जो भी हमारी आपस में तय वैल्यू हुई है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि मेरे को बुक वैल्यू भी दे रखी है और मेरे को एग्रीड वैल्यू भी दे रखी है, तो मुझे दोनों में से कौन सी यूज़ करनी है और कौन सी बेकार है? एग्रीड वैल्यू यूज़ करनी है, और बुक वैल्यू जो होती है वो हमारे लिए बेकार होती है। तो बुक वैल्यू पर हमको क्या लगाना है एग्ज़ाम में? वाइटनर। तो मेरे पास तो ब्लैकनर है, तो मैं तो ब्लैकनर लगा रहा हूँ, वाइटनर लगा देना। तो बुक वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता जब हम बिज़नेस टेक ओवर करते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ किससे मतलब होता है कि जो भी हमने चीज़ें टेक ओवर करी हैं उनकी एग्रीड वैल्यू क्या है, क्योंकि टेक ओवर वैल्यूज़ पर ही हम अपनी सारी जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक वैल्यू का कॉलम का रोल ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी भी ले ली, स्टॉक भी ले लिया, ट्रेड रिसीवेबल भी ले लिया, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी भी ले लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी भी ले लिया। चलो, तो पहले मुझे लेने की एंट्री बताओगे कि क्या सिखाई थी? और जो वो परचेज टू वेंडर, जिसमें लिखते हैं परचेज कंसीडरेशन। तो अब नीचे की एक लाइन पढ़ देता हूँ। इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसीडरेशन एज, कह रहा है कि परचेज कंसीडरेशन को पे करने के लिए क्या डिसाइड हुआ? 7 लाख थ्रू चेक। तो 7 लाख रुपए का हम क्या देंगे? चेक देंगे। एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 2 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। कह रहा है और जो पैसे बच गए उसके लिए हम 2 लाख डिबेंचर्स इशू करेंगे, ठीक है। 9% डिबेंचर ऑफ 20 ईच। 20 ईच का मतलब हो गया ये 20 हो गई फेस वैल्यू, एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। तो 20 का 25% कैलकुलेट करना ज़रा, कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब प्रीमियम कितना है? 5 रुपये, ठीक है। तो वो कह रहा है जर्नलाइज। तो करें जर्नल एंट्री। आइए, तो इसका भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो लिखो एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 में आपको जितने भी एसेट्स टेक ओवर हुए हैं उनको इंडिविजुअली लिखना होता है, ठीक है। तो लिखते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो आप भी मेरे साथ साथ लिख लो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 35 लाख। उसके बाद प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट 8 लाख। उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3 लाख, नहीं 4 लाख, सॉरी, ये भी 4 लाख ही है। फिर लाइबिलिटीज में हमने क्या क्या टेक ओवर करा? क्रेडिटर्स। तो 2 क्रेडिटर्स कितने रुपए? 3 लाख। और 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख। तो पहले सारे सन्ड्री एसेट्स को अलग अलग डेबिट करते हैं, सारी सन्ड्री लाइबिलिटीज को अलग अलग क्रेडिट करते हैं, ये सिंपल। और 2 किससे खरीदा हमने? ये सब किससे खरीदा? किससे खरीदा? अजय से, है ना। अजय का बिजनेस टेक ओवर करा ना आपने। तो 2 अजय, इसमें लिखा जाता है परचेज कंसीडरेशन, जो फिलहाल हमें अभी नहीं पता, है ना। तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं, मतलब पता है लेकिन एकदम इमीडिएटली नहीं पता, अभी निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। फिर सेकेंड एंट्री क्या होती है? हाँ, अजय को पे करना है अब हमें। तो अजय डेबिट, भाई जो भी परचेज कंसीडरेशन लिखेंगे हम उतना ही पे करते हैं, है ना, उतना ही पे करते हैं। मतलब अजय में क्या डेबिट कर रहे हैं हम? परचेज कंसीडरेशन, कि भाई जितना भी सौदा हुआ हमारा, जितने रुपए का सौदा सेट हुआ उतने रुपए अब हमको अजय को पे करने। तो अब क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं बताया लेकिन इनडायरेक्टली बताया। जैसे भाई मान लो आप शर्ट खरीदने गए, तो मम्मी पूछ रही है शर्ट कितने की खरीदी, तो आप मम्मी को ये नहीं बता रहे कि मम्मी मैंने शर्ट 500 की खरीदी। आप मम्मी को क्या बता रहे हो कि मम्मी मैंने दुकानदार को ना 4 तो 100 के नोट दिए और 2 मैंने 50-50 के नोट दिए।
तो मम्मी खुद हिसाब लगा लेंगे कि शर्ट कितने की है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अब हमें भी सवाल वाले ने ये बताया कि हमने एक तो अजय को चेक दिया है, देखो कितने का चेक दिया था, 7 लाख, तो टू बैंक के आगे लिख लो 7 लाख। ठीक है, सवाल वाले ने ये बताया था ना कि हमने चेक दिया अजय को। दिखा देता हूं सवाल, और क्या बताया था, देखो सवाल ने 7 लाख का चेक दिया था एंड कह रहा है बचे हुए पैसों के लिए 2 लाख डिवेंचर्स इशू करके दिए थे, 20 रुपए की फेस वैल्यू के और 5 रुपए का प्रीमियम, यही बताया था सवाल ने। तो मम्मी होशियार है, मम्मी कहेंगी ठीक है मैं बताती हूँ अभी। तो 9% डिबेंचर अकाउंट, इसमें तो आप लिखोगे 2 लाख डिबेंचर्स इशू करे, फेस वैल्यू क्या है 25 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये है ना। तो 2 लाख डिबेंचर्स इशू करे और कितना फेस वैल्यू है 20 रुपये। तो 9% डिबेंचर अकाउंट में कितना आ गया 40 लाख। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 2 लाख डिबेंचर्स इशू करे, कितने रुपए प्रीमियम 5 रुपये प्रीमियम, तो 10 लाख का प्रीमियम। तो भाई कान ऐसे ना पकड़ो सीधे और टेढ़े करके पकड़ लो, तो बात तो एक ही है। तो इस बार सवाल आपको सौदे का अमाउंट नहीं बता रहा, लेकिन कह रहा है मैं ये चीज़ें पे कर रहा हूँ, तो अब आप निकाल सकते हो। तो बताओ अजय की परचेज कंसिडरेशन कितनी निकल गई, 10 और 40 और 7, 57 लाख। क्लियर। तो अब आप अजय डेबिट के अंदर 57 लाख लिख सकते हो सेकेंड एंट्री में। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि ऊपर वाली एंट्री में भी अब आपको परचेज कंसीडरेशन के आगे 57 लाख लिखने हैं। ठीक है सर, ऊपर वाली एंट्री क्या हमेशा मैच होती है, मतलब डेबिट क्रेडिट क्या बराबर होते हैं हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप ऊपर वाली एंट्री के फर्स्ट एंट्री के डेबिट्स को जोड़ो, 35 और 8 43, 43 और 4 47 और 4 51, 51 लाख। और क्रेडिट को जोड़ो तो 3 और 1 4 और 57 61 लाख। तो डेबिट में 51 लाख ही है खाली और क्रेडिट में 61 लाख ही है। तो आपका डेबिट साइड पे तो एक बैलेंस बचना शुरू हो गया। तो ये याद है आपको कॉन्सेप्ट कि आपका बैलेंसिंग फिगर बचना शुरू हो गया डेबिट साइड पर, तो इसको क्या बोलते थे, गुडविल। तो ये है बच्चों सवाल आपका एग्जाम का, ऐसा आएगा। तो 10 लाख रुपए जो बैलेंस बच रहा है वो है बेसिकली आपकी गुडविल। तो अब एंट्री भी कंप्लीट हो गई और एंट्री के अंदर ही सवाल ने आपका कॉन्सेप्ट भी चेक कर लिया। क्लियर हो गया सवाल, बढ़िया। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला सवाल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ग्रोन लिमिटेड इशूड 500, 10% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू प्रमोटर्स। तो भाई हमने 500 डिबेंचर्स तो इशू करे हैं अपने प्रमोटर्स को, ठीक है, फॉर देयर सर्विसेज टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। इट ऑल्सो इशूड 100 डिबेंचर्स, इसने 100 डिबेंचर्स और भी इशू करे हैं 10% ऑफ 1000 ईच, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू अंडरराइटर्स टुवर्ड देयर कमीशन। तो इसने 500 डिबेंचर अपने प्रमोटर को इशू करें और 100 डिबेंचर्स अपने अंडरराइटर्स को इशू करें, फुल्ली पेड अप है दोनों। तो कह रहा है पास द जर्नल एंट्रीज। आइए, तो ये तो वही बच्चा कर सकते हैं जिसको याद होंगी। तो वैसे तो प्रमोटर्स को इशू करने की भी 2 एंट्रीज बता रखी हैं आपको, है ना। तो प्रमोटर्स को जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो पहली एंट्री क्या बताई थी, सही, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कुछ भी कर लो, टू प्रमोटर्स अकाउंट। और दूसरी एंट्री थी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। तो बेसिकली आप अपने प्रमोटर्स को डिबेंचर्स इशू कर रहे हो और इसको इशू करने पर आपको कुछ कैश नहीं मिल रहा, बस आप एक्सपेंस को इसीलिए नाम दे देते हो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट।
बाकी इसमें इन दोनों ही एंट्रियों में क्या अमाउंट आएगा वो मैं इधर ऐसे ही कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। आपने 500 डिबेंचर्स इशू करे हैं 1000 रुपये ईच के, तो कितना आ गया 5 लाख। तो क्लियर हो गया। फिर बताओ अंडर राइटर्स को इशू करने की क्या एंट्रीज थी? सही, तो उसका एंट्री होता है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट, और अगली एंट्री में अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। तो इसका मतलब आप अपने अंडर राइटर्स को डिबेंचर्स जो इशू करके दे रहे हो, तो आपको बदले में पैसे नहीं मिल रहे कुछ, लेकिन उस खर्चे का नाम हो गया अंडर राइटिंग कमीशन। तो इन्हें आपने 100 डिबेंचर्स दिए हैं 1000 रुपये ईच के, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए। दोनों एंट्रियों में ये अमाउंट आ जाएगा। तो क्लियर हो गई पहले दोनों एंट्रियां। तो एक बार अपने मुंह से बोलो, पहले खर्चे का नाम, प्रोमोटर वाले खर्चे का नाम क्या होता है? वेरी गुड, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। और अंडर राइटर वाले खर्चे का नाम क्या होता है? अंडर राइटर कमीशन अकाउंट। अब ये बताओ कि कोई भी कंपनी का अगर खर्चा हो रहा है, जैसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट खर्चा हुआ, तो ईयर के एंड पर आप खर्चे को कहीं ट्रांसफर करते हो, ये बचपन में सिखाया था। तो खर्चा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है ईयर के एंड पे? कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? तो कई बच्चों को तो अभी भी नहीं पता। बताओ कितने शर्म की बात है। तो मेरी तो आधी जवानी निकल गई और आधी और बची हुई भी निकल जाएगी, लेकिन बच्चा नहीं सीखेगा। तो खर्चे कहाँ डेबिट हो जाएंगे ईयर के एंड में? पीएनएल में। बोलो ना खुल के, कहाँ डेबिट हो जाएंगे? हाँ, पीएनएल में। तो आपको एक 5वीं एंट्री और करनी है कि भाई ये 6 लाख रुपए के खर्चे जो हैं ये आपने पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये एंट्री ज़रूर लिख लो बादल के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन 1 लाख, टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस 5 लाख। तो अब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि एक ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कॉन्सेप्ट सीखा था आपने? इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, है ना? तो उसका सवाल करवा देते हैं आपको एक। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन में, एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। तो हमारी कंपनी है एस लिमिटेड और हमने एक 5 लाख रुपए का लोन लिया है। कहाँ से लिया है? SBI से लिया है, जिसका ब्याज है वैसे 10% पर एनम का। ठीक है। द कंपनी इशूड, अब कंपनी ने इशू करे हैं ₹7.5 लाख, 10% डिबेंचर। तो यहाँ पर आपको मैं एक शिक्षा देना चाहता हूँ। जब भी ऐसी लैंग्वेज लिखी होती है कि 10% डिबेंचर्स या किसी भी परसेंट डिबेंचर्स से पहले रुपी के सिंबल के साथ, मतलब आपको रुपीस की टर्म में दे रखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है, इसका इंटरप्रिटेशन आप हमेशा ये मान के चलोगे कि ये फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रुपए बताता है। तो अगर उसने ऐसा लिख रखा है कि फलाना फलाना कंपनी इशूड 7,50,000 रुपए के डिबेंचर, तो इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूं कि टेक्निकली कंपनी ने 7,500 डिबेंचर्स इशू करे हैं। तो इसको 7.5 लाख रुपए को आप इंटरप्रेट करके अपने मन में क्या बना लोगे? 7,500 डिबेंचर्स बना लोगे, क्योंकि वो ₹7,50,000 जब देता है, दैट मीन्स वो इसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके वो रुपए की टर्म्स में बता रहा है कि मैंने 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हैं। दैट मीन्स आपने 7,500 डिबेंचर्स इशू करें। तो क्लियर हो गया ट्रिक पॉइंट? कभी भी नहीं, ऑलवेज फेस वैल्यू। तो ये हाथों पर टैटू आप बनवा लो, मेरे तो जहन में बना हुआ है। तो इसका मतलब चाहे प्रीमियम पर इशू हुआ हो, चाहे डिस्काउंट पर इशू हुआ हो, चाहे कभी भी इशू हुआ हो, हम हमेशा अगर पहले रुपी की टर्म में दे रखा है तो क्या मानेंगे?
कि वो फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होकर उसने दे रखा है। तो आगे चाहे क्वेश्चन में वो बोल भी दे कि डिबेंचर्स इशूड ये करे थे हमने एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो अगर ₹8 लाख लिखा होएगा तो क्या बोलोगे? 8,000 डिबेंचर। एक डेमो कर रहा हूं आगे के सवाल के लिए। ₹28,000 आप क्या रीड करोगे? 280 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ₹30,000 आप क्या रीड करोगे? 300 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। जबकि देखो आगे इशू चाहे किसी भी कराओ, मुझे नहीं परवाह। ₹80,000 डिबेंचर्स आप क्या रीड करोगे? वेरी गुड सर, और डेमो दिखाओ। ₹40,000 आप क्या रीड करोगे? 400 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ₹70,000 आप क्या रीड करोगे? तो सीख गए आज एक नई चीज़, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में गलती से बचने के लिए। तो जब भी डिबेंचर से पहले रुपी की टर्म में दे रखा है तो आपको तो फेस वैल्यू से मान के ही नंबर ऑफ डिबेंचर ऐसा मन में सोचना रहेगा। ठीक है? तो कंपनी ने 7,500 डिबेंचर्स इशू कर दिए 100 ईच इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो स्टोरी तो याद आई गई होगी आपको, है ना, कोलेटरल सिक्योरिटी वाली। अब पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। दो केसेस हैं बच्चों इसमें। केस नंबर 1, व्हेन द कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये कौन सा मेथड है? फर्स्ट वाला। और सेकंड केस में कह रहा है व्हेन द कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये सेकंड मेथड वाला। तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है बेसिकली दो केसेस में, तो कर लेते हैं। मेथड 1 में तो एक ही जर्नल एंट्री होती है ना, जो हमने लोन लिया बस उसकी। और मेथड 2 में कितनी जर्नल एंट्रीज होती हैं? 2, क्योंकि हमने लोन लिया वो तो है ही है, साथ ही साथ जो हमने डिबेंचर्स इशू करे कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे उसकी भी करते हैं। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ, आपको भी याद आ जाएगा, आप भी लिख लो। तो मेथड 1 की तो एंट्री है खाली लोन लेने की। बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक लोन अकाउंट। तो सर इसमें इंटरेस्ट का कुछ नहीं करते। इसमें आपको और कोई एंट्री नहीं करनी, बस खत्म, मेथड 1 आंसर ओवर। आपकी एक ही एंट्री होती है बस लोन लेने की, दैट्स इट। लेकिन मेथड 2 के अंदर आप लोन लेने की एंट्री तो करोगे ही, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक लोन अकाउंट 10 लाख, ये तो करोगे ही, साथ ही साथ और क्या भी करोगे? जो डिबेंचर्स हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू करके दिए उसकी एंट्री याद होनी चाहिए आपको। उसकी एंट्री क्या थी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7.5 लाख रुपए हो गए टू 10% डिबेंचर अकाउंट 7.5 लाख। तो बस मेथड 2 में आपको 2 एंट्रीज करनी होती हैं। बाकी अगर सवाल कहता कि बैलेंस शीट में भी प्रेजेंट करके दिखाओ, तो वो हमने जैसा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में करा था वैसा सेम हो जाएगा। बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन में आंसर अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म बोरोइंग का 10 लाख ही होता है दोनों केसेस में, अगर आपको याद हो डिस्कशन तो, है ना। दोनों मेथड्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग बैलेंस शीट के अंदर आएगी तो 10 लाख की ही, जितने रुपए का आपने लोन ले रखा है। बस मेथड 1 में हम जो डिबेंचर्स इशू करे कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे वो ब्रैकेट में शो कर देते हैं, लेकिन मेथड 2 में हम जो डिबेंचर्स हमने इशू करे 7.5 लाख के, पहले उन्हें लिखते हैं और उसी में से फिर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को माइनस भी कर देते हैं, और क्योंकि वो भी 7.5 लाख ही होता है तो टेक्निकली ये निल बन जाता है। तो ऐसा आपको सिखा दिया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ने हालांकि बोला नहीं था, तो क्वेश्चन ने कहा था खाली जर्नल एंट्रीज करो। तो क्लियर हो गया दोनों मेथड्स में कोलेटरल की जर्नल एंट्री। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है आपके कौन से कॉन्सेप्ट का, कि इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अब तक देखो कौन कौन से क्वेश्चंस कर चुके कवर हम। नॉर्मल इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश प्रीमियम के साथ, नॉर्मल इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश डिस्काउंट के साथ, फिर आपने वेंडर को इशू कर लिया, फिर आपने प्रमोटर को इशू कर लिया,
फिर आपने अंडरराइटर को इशू कर लिया और फिर आपने कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे इशू कर लिया। यहां तक हो गया टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक क्या था? इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलो, तो अब 3 केसेस हैं, आइए करते हैं एंट्री। तो सबसे पहले ए में लिखा है इशूड रूपी। तो अब तो इस पर अब आप अपनी दोस्तों को भी सिखा सकते हो कि भाई क्या मतलब होता है। रुपी 28,000 का मतलब क्या है? 280 डिबेंचर्स। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो इसको आप ऐसे रीड करेंगे कि कंपनी ने 280 डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करें हैं। तो 280 डिबेंचर्स 280 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपी 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 15%, ठीक है, रिडीमेबल एट पार। चलो, तो पहले ए केस की एंट्रीज करते हैं। बताइए जी, पहली एंट्री क्या थी? सही, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो आपने 280 डिबेंचर्स इशू करे और 100 रुपये तो फेस वैल्यू है, 15 रुपये का प्रीमियम पर इशू करे, यानी 115 रुपये के इशू करे होंगे आपने, इसका मतलब। तो बताइए जी, 280 डिबेंचर्स अगर आपने इशू करे हैं 115 रुपये के, तो कितना हो गया? 32,200। ठीक है, तो पहली एंट्री ओके हो गई। सेकंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें तो यही लिखना है 32,200 टू 10% डिबेंचर अकाउंट। इसमें क्या लिखते हैं? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू अपने को पता ही है 30,000 है, वो सॉरी 28,000 है। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितने रुपए? 15%, तो यानी कि 4,200। तो ये हो गई देखो आपकी एंट्री। बाकी इसमें क्या कोई, मैं ऐसे ही बस लिख के पूछ रहा हूँ, क्या कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखना है आपको? नहीं लिखना, क्योंकि क्या बोला है सवाल ने कि रिडीमेबल एट पार। इसका मतलब इस बार कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं है। और जब कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखना ही नहीं है तो आपको डेबिट में भी कोई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी नहीं लिखना पड़ेगा। तो क्लियर हो गई कहानी। तो आपकी एंट्री बिना ये लाल वालों के ही आंसर कंप्लीट। चलो, बी पॉइंट। बी पॉइंट में कह रहा है इशूड रुपी 30,000। तो आपके मन में क्या आवाज आई? 300 डिबेंचर। वेरी गुड। तो ऐसे अब आप चैंप हो जाओगे। तो इशूड 300, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 100 रुपये का फेस वैल्यू है और कंपनी ने 10% के प्रीमियम पर इशू करा, यानी कि 10 रुपये का प्रीमियम है। तो इशू प्राइस हो गया 110। लेकिन इस बार लिखा है जी रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 15%। ओके, तो इसका मतलब कंपनी प्रीमियम दे रही है रिडम्पशन पर 15 रुपये का। तो क्लियर हो गई कहानी। चलो, तो बी केस की भी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। तो बी केस की जर्नल एंट्रीज लिख लेते हैं। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 300 डिबेंचर्स आपने इशू करे, 110 रुपये का इशू प्राइस। बताओ कितना हो गया? 33,000। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 33,000। फिर उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 33,000 टू 10% डिबेंचर। इसमें तो फेस वैल्यू लिखोगे 30,000, वो अपने को पता ही है। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, वो 10% है, यानी 3,000। ठीक है, तो 2 10% डिबेंचर्स 30,000 रुपये फेस वैल्यू और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10 रुपये, यानी 3,000। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल। अब इसमें क्या लाल कलर से स्याही से कुछ लिखना है? लाल स्याही से कुछ लिखना है? लिखना है इस बार हम प्रीमियम भी दे रहे हैं रिडम्पशन पर 15 रुपये का, राइट? तो बस, तो 15 रुपये का आप प्रीमियम भी दे रहे हो, तो 300 डिबेंचर्स हैं, तो 300 इंटू 15 4500। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आ गया 4500। तो डेबिट साइड पे लॉस ऑन इशू में भी
4500 भी आ गया डेबिट में। तो ये बन गई आपकी सेकेंड एंट्री कंप्लीट। ठीक है, क्लियर हो गई सेकेंड एंट्री। उसके बाद सी पॉइंट ये और डिस्कस कर लेते हैं। इशूड ₹80,000, तो आपके मन से क्या आवाज आ गई? 800 डिबेंचर, वेरी गुड। तो इशूड 800 डिबेंचर्स या 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। तो इशू तो आपने पार पर ही कर दिया, और फिर कह रहा है रीपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, यानी आप रिडम्शन पर 10 रुपये का प्रीमियम दे रहे हो। ठीक है, चलो तो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 800 डिवेंचर्स हैं और 100 रुपये ही इशू प्राइस है, क्योंकि पार पर ही इशू कर रहे हो। तो कितना हो गया? 80,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 80,000। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट 80,000, क्योंकि पार पर इशू करें तो ना प्रीमियम है ना कोई डिस्काउंट है, बस। फिर लाल स्याही से कुछ लिखना है, प्रीमियम ऑन रिडम्शन है 10 रुपये का। तो 800 डिवेंचर इशू करे और 10 रुपये का प्रीमियम ऑन रिडम्शन है, तो कितना? 8,000। तो प्रीमियम ऑन रिडम्शन 8,000, तो लॉस ऑन इशू डेबिट भी 8,000। तो आपकी सेकेंड एंट्री हो गई कंप्लीट। तो एक क्वेश्चन और इसी सेम कॉन्सेप्ट का एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेस। चलो तो अब आपसे हेल्प ले लेते हैं फटाफट से। तो ₹40,000 क्या बोले आप मन में? 400 डिबेंचर। तो कंपनी ने 400 डिबेंचर इशू करे हैं ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो यानी 5 रुपये के प्रीमियम पर इशू करे हैं, और लिखा है रिडीमेबल एट पार। चलो तो बताओ जल्दी से जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब याद हो गई ना आपको? तो 400 डिबेंचर्स हैं और इशू प्राइस है 105। तो कितना हो गया बताओ? 42,000। तो आप नहीं लिख रहे सर, क्या वो आपको आता है? फिर सेकेंड एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 42,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट, क्या 40,000, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2,000। तो इसमें लाल स्याही से कुछ लिखना है क्या? नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? ठीक है, क्योंकि हम रिडीमेबल एट पार कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब सब बच्चे सीख चुके हैं, अच्छे से समझ गए कहानी। ठीक है, अब सेकंड केस भी और कर लो फटाफट। तो सेकंड केस में है जी ₹70,000। तो आपके मन में क्या आवाज़ आई? 700 डिबेंचर। ठीक है, तो 700 डिबेंचर इशू करे कंपनी ने, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, रिडीमेबल एट 110 रुपये। तो रिडीमेबल एट 110 का मतलब है कि हम इनको 110 रुपये वापस करेंगे। तो मतलब प्रीमियम कितना हो गया? 10 रुपये। तो प्रीमियम कितना हो गया? 10 रुपये। ठीक है, चलो तो पहले फर्स्ट एंट्री इशू की करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 700 डिवेंचर्स हैं और 105 रुपये के हमने इशू करे। तो कित 73,500। ठीक है, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 73,500 टू 12% डिबेंचर फेस वैल्यू 70,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3,500, है ना, 5% प्रीमियम। तो ये तो हो गई नॉर्मल एंट्री। अब लाल स्याही से कुछ लिखना है क्या? 10 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं, तो 700 डिबेंचर और 10 रुपये, तो 7,000 प्रीमियम ऑन रिडम्शन आ गया।
तो 7,000 ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी डेबिट में आ गया। तो ये हो गई आपकी बी केस की एंट्रीज कंप्लीट। तो अब अच्छे से क्लियर हो गया ना इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो तो सुपर हॉट क्वेश्चन और सुपर हॉट कॉन्सेप्ट है। किताब में इलस्ट्रेशन 40 आप मार्क भी कर सकते हो चाहे। बीजी लिमिटेड इशूड 2000, 12% डिबेंचर्स ओके ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2020। चलो मैं इसकी ना ड्राइंग भी बनाता रहता हूँ ताकि थोड़ी सी बातें आपको समझ आती रहें। तो बच्चों 1 अप्रैल 2020 का दिन है और एक कंपनी है जिसने 2000 डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करे हैं। अच्छा, अभी तक के सवालों में बार बार आप ये तो देख रहे होंगे कि कभी 9% डिबेंचर, कभी 10% डिबेंचर, कभी फलाना % डिबेंचर। तो ये परसेंट इतनी बार आया, ये जैसे इस सवाल में 12% डिबेंचर, तो ये क्या होता है? हाँ, तो ये एक तरह से इंटरेस्ट रेट होता है पर एनम बेसिकली, ठीक है ना। तो कंपनी ने 2000 डिबेंचर्स इशू करे हैं 1 अप्रैल को एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5। तो इसका मतलब 100 रुपये है फेस वैल्यू, लेकिन कंपनी ने 5 रुपये की छूट दे दी, ठीक है। एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपये। इसका मतलब इन्हें हम रिडीम करने के टाइम पे कितने रुपए एक्स्ट्रा देंगे? 5 रुपये, ठीक है। तो यहां तक तो सिंपल पुरानी बातें हो गई। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ओके, कह रहा है कि भाई टर्म्स ऑफ इशू जो है वो ये कहती है कि जब डिबेंचर होल्डर्स को हमें ब्याज देना होगा यानी कि इंटरेस्ट देना होगा तो हम हर 6 महीने में देंगे। तो 1 अप्रैल के बाद अगर आप 6 महीने निकालोगे तो 30 सितंबर का दिन आएगा, और फिर जब दोबारा से 6 महीने निकालोगे तो 31 मार्च 2021 का दिन आएगा। तो हमें अपने डिबेंचर होल्डर्स को 6 महीने में इंटरेस्ट देना है। समझ आ गई लाइन का मतलब? तो मैं एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाऊं आपको? हाँ सर, करके दिखाओ। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट होता है, ये याद रखना है। तो कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू करे? 2000। एक डिबेंचर कितने का? 100 रुपये का। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा कह सकता हूं कि फेस वैल्यू 2 लाख रुपए हो गई, क्योंकि 2000 डिबेंचर है और 100 रुपए का एक है, तो 2 लाख रुपए टोटल फेस वैल्यू हो गई। तो आपको इसका 12% निकालना पड़ेगा। 12% जो रेट था ना पर एनम, तो 12% इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट तो पूरे साल का हो गया, तो 6 महीने का कितना? 12,000। तो बेसिकली 30 सितंबर को ये कंपनी कितना ब्याज देगी? 12,000। और फिर दोबारा से 6 महीने बाद अगर मैं दोबारा से निकालूंगा, हालांकि सेम ही आएगा तो निकालना ही क्यों, तो 6 महीने बाद फिर कंपनी फिर से कितना ब्याज देगी? 12,000। तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना याद आ गया, ठीक है। अब कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब हमको कह रहा है एंट्रीज करके दिखाओ, किस किस की, ध्यान से पढ़ना। इशू ऑफ डिबेंचर्स की, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हम पहले ही पढ़ चुके है ना, नॉर्मल इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर कह रहा है कॉमा राइटिंग ऑफ लॉस ऑन ऑफ डिबेंचर्स। कह रहा है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ की भी एंट्री करके दिखाओ, वो मैं करवा दूंगा अगर आप भूल गए हो तो। कॉमा डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। कह रहा है डिबेंचर इंटरेस्ट की भी एंट्री करके दिखाओ इस पूरे वर्ष की। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब होता है इस पूरे साल की डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करके दिखाओ। तो भाई डिबेंचर इंटरेस्ट की मैंने आपको सिखाया था 2 या 3 एंट्रियां होती हैं, तो जब करेंगे तो सिखा दूंगा दोबारा से। एंड उसके बाद कह रहा है और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर ऑफ द ईयर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। कह रहा है इसकी भी एंट्री करके दिखाओ। तो आपको देख रहे हो कितनी सारी चीजों की जर्नल एंट्रीज करने को वो कह रहा है। तो एग्जाम में कई बार बच्चा इतना पढ़ता नहीं है, वो छोड़ देता है, तो आप तो नहीं छोड़ोगे, तो आप तो होशियार हो। तो हमें हर चीज की जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। करें फिर अब हर चीज की जर्नल एंट्री। चलो, तो ये इलस्ट्रेशन इसलिए सुपर हॉट एग्जामिनेशन इलस्ट्रेशन है 5 नंबर का। तो 1 अप्रैल 2020 आइए, तो आपको एंट्रीज करवाते हैं डेट के हिसाब से, अच्छे से सुंदर सुंदर एग्जाम में कैसे करनी है। तो पहले इशू की एंट्री कर लेते हैं।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए कितने डिबेंचर्स इशू करे हमने? 2000 डिबेंचर, और इशू प्राइस क्या था? 95, क्योंकि 5 रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे थे ना। तो 2000 डिबेंचर 95 के कितना आ गया? 190। ओके। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होती है जी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 190। उसके बाद ये आप मत लिखना जो मैं लिख रहा हूँ, ये भी आप मत लिखना, ठीक है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 10,000 टू, ये आप लिख लेना 12% डिबेंचर अकाउंट 2 लाख रुपए। तो हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए 5 रुपए के डिस्काउंट पर, तो यही एंट्री होगी। तो हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए 5 रुपए के डिस्काउंट पर, राइट? अब क्या इसमें लाल स्याही से भी कुछ लिखना है कि नहीं? हम कुछ रिडम्पशन पर प्रीमियम दे रहे थे, हाँ दे रहे थे, 5 रुपए का दे रहे थे ना। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखा जाएगा, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखा आपने उतना ही अब डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा आपको? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000। पहले इतना सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे बताओ? हाँ, तो डिस्काउंट को अब मैं गायब कर रहा हूँ एज पर द कॉन्सेप्ट। तो डिस्काउंट के 10,000 भी लॉस में ही जोड़ देंगे, तो लॉस अब टेक्निकली बन गया 20,000 का। तो क्लियर हो गई इशू की एंट्री। तो यहाँ तक तो हमारा एक पुराना ही कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। अब हम आ जाते हैं जी 30 सितंबर वाले दिन, इंटरेस्ट वाले दिन, कि इंटरेस्ट वाले दिन कंपनी क्या एंट्री करती है। कंपनी कहती है मेरा खर्चा हो गया, मेरा खर्चा हो गया, मेरा एक्सपेंस हो गया, तो हम कहते हैं एक्सपेंस डेबिट करो, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कंपनी कहती है मुझे पे करने पड़ेंगे, लायबिलिटी हो गई, मुझे पे करने पड़ेंगे, लायबिलिटी हो गई, तो हम कहते हैं लायबिलिटी क्रिएट कर दो टू डिबेंचर होल्डर 12,000। तो आपकी एंट्री हो गई डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। क्लियर? फिर कंपनी कहती है हमने अपनी लायबिलिटी वालों को पे कर दिया, हमने अपनी लायबिलिटी वालों को पे कर दिया, तो यानी कि हम कहते हैं अपनी लायबिलिटी अब खत्म कर दो, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, और पे कर दिया तो बैंक में से पैसे कम हो गए टू बैंक अकाउंट। तो ये हो गई जी आपकी छुटकी सी 2 एंट्री 30 जून की, बेसिकली इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट की आपको ये एंट्री करनी होती है। फिर उसके बाद जी 6 महीने बाद 31 मार्च 2021 को फिर से इंटरेस्ट का दिन है। तो कंपनी कह रही है खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, हमारा तो खर्चा हो गया, तो हम कहते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दो। कंपनी कह रही है हमें पे करने पड़ेंगे, हमें पे करने पड़ेंगे, अब हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट लायबिलिटी क्रिएट हो गई। फिर कंपनी कहती है हमने इनको पे भी कर दिया, हमारी लायबिलिटी ख़त्म, हमारी लायबिलिटी ख़त्म, तो हम कहते हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट को अब डेबिट कर दो फिर, और पे कर दिया तो इसका मतलब पैसे गए टू बैंक। तो ये बेसिक एंट्रीज हो गई आपकी डिबेंचर के इंटरेस्ट की। तो पहले ड्यू करते हैं इंटरेस्ट को। इसका लॉजिक क्या है? पहली एंट्री में ड्यू हो रहा है और दूसरी एंट्री में पे हो रहा है। तो ड्यू पे, ड्यू पे, ड्यू पे, ड्यू पे, ड्यू पे, ऐसे चलता रहेगा जब तक भी सवाल चलेगा। ठीक है? सर ये खर्चे जो आप डेबिट कर रहे हो, आपने यहां डेबिट करा डिबेंचर इंटरेस्ट खर्चा 12,000, फिर आपने दोबारा खर्चा डेबिट करा
डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट 12,000। तो ये खर्चे जो हम डेबिट कर रहे हैं ये ईयर के एंड में कहाँ चले जाएंगे? पीएनएल में। सर हमने एक नुकसान भी डेबिट करा था, तो सर ये नुकसान भी कहाँ चले जाते हैं ईयर के एंड में? पीएनएल में। सारे नुकसान सारे खर्चे ईयर के एंड में कहाँ चले जाते हैं? पीएनएल में। तो अगर मैं 31 मार्च को एक एंट्री करूं, जो आप भी करोगे, तो फिर मुझे बताना कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। तो पहले तो 2 डिवेंचर इंटरेस्ट 12,000 मतलब 24,000, और 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 20,000। अगर मैं इन दोनों को, खर्चे को और नुकसान को, ईयर के एंड में पीएनएल में ट्रांसफ़र कर रहा हूं, तो आपको तकलीफ़ तो नहीं हो रही? क्लियर हो गया? तो बस सवाल ने यही तो कहा था कि करके दिखाओ। तो हमने लॉस को भी राइट ऑफ कर दिया। देखो एक ही एंट्री में दोनों बातें हो गई, लॉस भी राइट ऑफ हो गया और हमारा डिवेंचर का इंटरेस्ट भी पीएनएल में ट्रांसफ़र हो गया। तो मतलब इस क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर हो गए। क्लियर हो गया पॉइंट? अब जो अगला क्वेश्चन है, इस पे आप 100% लिख लेना। इसमें लिख लो सीबीएसई मई 2022, है ना? तो ये भविष्य में जा रही है मेरी बातें बेसिकली, यानी कि 1 साल बाद अगले बैच के बच्चे इसको पास्ट ईयर क्वेश्चन की तरह कर रहे होंगे। तो ये क्या है क्वेश्चन, अब पढ़ लो। ऑन 1 अप्रैल 2015 पी लिमिटेड इशूड 6,000, 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है, एट पार, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 7%। तो हम 7% प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो इसका कोई मेजर रेलिवेंस नहीं होता भाई, आप 3 साल बाद करो रिडीम, कि 3 घंटे बाद करो, कि 3 हफ्ते बाद करो, कि 3 सदियों बाद करो, उससे हमें क्या, जब मर्जी करो। तो इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, तो ये तो चलो पुरानी कॉन्सेप्ट है, यहां तक तो कुछ नयापन नहीं है, ठीक है। एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो ये भी अब हम सीख गए पिछले सवाल से कि कैसे इसकी भी जर्नल एंट्री करनी है। अब बच्चे को कहां पे सांप सूंघेगा एग्जाम में? ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो इस जो सूंघे हुए सांप की बात है, इसको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं और फिर खाता भी बना लेंगे। आइए, तो बस इस खाते की वजह से इस क्वेश्चन पे 100% लगवाया, वैसे कुछ नहीं है। चलो, तो इशू की एंट्री करते हैं 1 अप्रैल 2015 की। बताइए वो बच्चों क्या करें एंट्री, क्या लिखें? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितने डिबेंचर्स इशू करे हमने? 6,000। कितने रुपए के? 100, तो 6 लाख। उसके बाद जी सेकेंड एंट्री 1 अप्रैल को डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए टू 12% डिबेंचर अकाउंट 6 लाख रुपए। अब लाल स्याही से कुछ लिखना है क्या? ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कुछ बच्चे एग्जाम में प्रेम लिख देते हैं खाली, टू प्रेम, ठीक है। तो वो शॉर्टकट नहीं करना एग्जाम में, ठीक है, टू प्रेम। तो एग्जामिनर भी प्रेम से मार्क्स काट लेगा। तो कितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है? 7%, मतलब 7 रुपये। तो 6,000 डिवेंचर्स इशू करे और 7 रुपये, कितना हो गया? 42। तो जितना हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कर दिया क्रेडिट, उतना ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कर देंगे डेबिट। कितना इजी है ये। अब बच्चे पता नहीं क्यों इसमें डरते हैं, मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आया कि ये ज़्यादा आसान है। बल्कि तो एग्ज़ाम में लाल स्याही वाला आएगा तो ज़्यादा आसान है ना आपके लिए, ना आए तो बल्कि गड़बड़ लगेगी, ज़्यादा आसान हो गया तो ज़्यादा डर होता है। ये ऐसा आपके साथ भी होता है कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ज़्यादा ईजी आ जाए तब डर ज़्यादा लगता है कि इसका मतलब कुछ हम गलत कर रहे हैं,
है ना, कुछ हमने जल्दी में गड़बड़ कर दी है। तो खैर, अब 1 साल के बाद क्या डेट आएगी? 1 साल के बाद डेट आएगी ईयर के एंड की, 31 मार्च 2016 की। तो ईयर के एंड पर आपने जो ये लॉस को डेबिट करके बुक कर रखा है, इसको क्या करोगे? अब ईयर के एंड पर राइट ऑफ कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे, ये चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? P&L में। तो बस ये आपने सीख लिया। तो आपकी एंट्री बन गई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 42,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 42,000। क्लियर हो गई एंट्री? अब बच्चे को सांप कहाँ सूंघा था? सवाल ने कहा था कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट मुझे बना के दिखाओ। तो वो आप मेरे साथ साथ बना लो ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और थोड़ा सा आपको आदत हो जाए ढांचे ढूंचे बनाने की। तो डेट पर्टिकुलर्स रुपी, डेट पर्टिकुलर्स रुपी, चलो तो अब बच्चों से ही पूछ लेते हैं। तो एक पोस्टिंग मैं करूंगा और एक आप बताओगे, ठीक है? अब मैंने 31 मार्च को जर्नल एंट्री लिख रखी है, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब मैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट कर रहा हूं। तो इस एंट्री की पोस्टिंग जो होगी वो ऐसे होगी, डेट आ गई 31 मार्च 2016 और बाय आ गया बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 42,000। तो ठीक है, क्लियर हो गया जी? सेकंड, इस एंट्री की पोस्टिंग क्लियर हो गई? ठीक है। अब एक तो मैंने बता दी, अब सेकंड पोस्टिंग आप बताओगे फर्स्ट एंट्री को देखकर। सेकंड पोस्टिंग आप बताओगे फर्स्ट एंट्री को देखकर कि फर्स्ट एंट्री में हम लिख रहे हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख, ठीक है, इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर हम लिख रहे हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 42,000। तो बताओ, अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 42,000, तो अब मैं क्या लिखूं डेबिट साइड में? 1 अप्रैल 2015 टू या टू 12% डिबेंचर अकाउंट लिखूं? क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि ये लॉस ऑन इशू जो है 45 डेबिट में वो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से है, ना कि 12% डिबेंचर की वजह से। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिख लेंगे, बिल्कुल सही। तो बस बन गया अकाउंट। और अगर ये आप अपने किसी दोस्त को कहोगे कि चल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना के दिखा, तो वो घबरा जाएगा। तो अब आप तो नहीं घबराओगे। क्लियर हो गया पॉइंट? तो वेरी सिंपल, तो ये अकाउंट बन गया। चलो लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं वैरायटी। तो किताब का इलस्ट्रेशन 44 है वैसे। ऑन 1 अप्रैल 2020 मून लिमिटेड इशूड 10,000, 9% डिबेंचर ऑफ 200 ईच। तो देखो मैं आपको एग्जामिनर्स की ट्रिक्स बता रहा हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने फेस वैल्यू कितनी कर दी? 200। बच्चा घर से क्या रट के जाता है? 100। तो पहला, कहीं कुछ बच्चे यहाँ फंसे। ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अच्छा, अब बच्चा, क्योंकि वो तो रटने वाली स्थिति में है ना, उस तो वो 5 रुपये ले लेता है कि भाई डिस्काउंट 5% का मतलब है 5 रुपये। जबकि इस सवाल में क्योंकि फेस वैल्यू 200 है तो डिस्काउंट कितना हो गया? 10 रुपये। तो ये एक सब ट्रिक्स है एग्जामिनर की। रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो जो शुरू में फंसा वो यहां भी फंसा, वो ये भी 10% को 10 रुपये मानेगा, जबकि ये 10% कितना हो गया? 20 रुपये। तो क्लियर हो रही है आपको पॉइंट? ऑल द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड। ठीक है, तो सिंपल बात है। फिर एक स्पेशल लाइन आई है, द बैलेंस
इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज 1 लाख। तो इस लाइन का वैसे कोई सिग्निफिकेंस अभी तक तो नहीं है, लेकिन बस ये समझ लो कि कंपनी के पास एक मटका है, इस मटके का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस मटके में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, ऐसा समझ लो। इस मटके में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, ये बता रहा है वो। अब इसका अभी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस बात का, बस रखे हुए हैं तो ठीक है, रखे हुए हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, ये अभी हम कर देंगे। एंड राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, तो ये भी हमें आता है, तो दोनों कर लेंगे हम। आइए, तो 1 अप्रैल 2020, तो पहले इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 10,000 डिबेंचर्स इशू करे, बताओ इशू प्राइस बताओ 180। वेरी गुड। तो ये बच्चा एग्जाम में भी गलती करके आएगा 190, क्योंकि 200 रुपये की फेस वैल्यू है और डिस्काउंट कितने रुपए है, 10 रुपये। तो इसका मतलब आपका इशू प्राइस कितना हो गया 190। भाई 200 रुपये की फेस वैल्यू है, 10 रुपये की आप छूट दे रहे हो, डिस्काउंट 10 रुपये का दे रहे हो, तो इसका मतलब इशू प्राइस कितना हो गया 190। तो इसका मतलब कितना हो गया 19 लाख रुपए। तो यहां तक क्लियर। फिर सेकेंड एंट्री 1 अप्रैल, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 19 लाख रुपए। उसके बाद आप मत लिखना, ठीक है, आप मत लिखना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, तो हमने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 1 लाख रुपए टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ये आप लिख लेना। तो इसमें हम पूरे 200 रुपये फेस वैल्यू यानी कि 20 लाख रुपए लिख लेंगे। तो क्लियर हो गई एंट्री, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या इसमें लाल स्याही से कुछ लिखना है क्या? 20 रुपये का हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी दे रहे हैं। तो पहले क्रेडिट में लिख लेते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20 रुपये का। तो 20 रुपये इंटू 10,000 कितना हो गया 2 लाख। तो जितना आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखा उतना ही अब क्या भी डेबिट में लिख लोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो अब मैं सीधा, अब तो समझ ही गए ना चालबाजी, तो अब सीधा मैं लॉस कितना लिख लेता हूँ 3 लाख, समझ गए। तो डिस्काउंट 1 लाख उसी में जोड़ के लॉस बन गया 3 लाख। तो ये हो गई हमारी एंट्री। अब 1 साल बाद बताओ क्या डेट आएगी। वेरी गुड। तो इसका मतलब आप सीख गए 31 मार्च 2021। तो अब हम अपने लॉस को क्या कर देंगे, राइट ऑफ। तो टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 3 लाख राइट ऑफ होगा। तो बस अब इसमें एक ही पॉइंट है जिसका वो मटके का काम था। मटका कहाँ है? तो उसने दिया था ना कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1 लाख रुपए बैलेंस पहले से है। तो ये तो मैं 100% श्योर हूँ, और ये अगर एग्जाम में आ गया तो आपके नंबर भी कटना 100% श्योर हैं कि आपको 5 यूटिलाइजेशंस याद नहीं होंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के, जो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हैं। बोलो हाँ, याद है 5 यूटिलाइजेशन? सुनाओ क्षितिज भाई। बाय बैक ऑफ शेयर, वेरी गुड, या फिर बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, या फिर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, या फिर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये यूटिलाइजेशन मेंशन्ड है कानून में कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो मुझे 3 लाख का लॉस राइट ऑफ करना है, लेकिन मेरे पास पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम है ऑलरेडी कितना, लाख रुपए का। तो मैं लाख रुपए का पहले सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल कर लूँगा। क्लियर हो गया पॉइंट? लेकिन अभी भी कितने बच गए, 2 लाख बच गए।
तो वो आप कहाँ पे डाल दोगे जो बच गए 2 लाख? पीएनएल में, क्योंकि बचे हुए पैसे हम अपने पीएनएल से राइट ऑफ कर देते हैं एज यूजुअल। तो ये आपकी इस बार बन जाएगी लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री। क्लियर हो गया? मज़ा आ गया? सारा रिवीजन फुल, ऑल कॉन्सेप्ट्स। तो अब इसका मतलब पूरा चैप्टर अच्छे से फिनिश। इशू ऑफ डिबेंचर्स, कैश, वेंडर, अंडरराइटर, प्रमोटर, फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, कोलेटरल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट और ढांचे लॉस के विद राइटिंग ऑफ सब कवर हो गया। तो ये था कंप्लीट।